हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। तो यहाँ पर हम आए हैं पढ़ने केमिकल काइनेटिक्स के हम पार्ट 4 में। ठीक है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, आपका आर्नियस थ्योरी के बारे में, कोलिजन थ्योरी के बारे में। और मैं आपको यहाँ पर कुछ एक दो ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे से आप सवाल बना लेंगे जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, कुछ कुछ ऐसे तरीके के सवाल। ये जो आपके स्टडी में ज़्यादा नहीं बताया गया है। आपको मैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का ग्राफ किस तरीके से आप पता करेंगे, आप उससे कैसे सवाल बनाएंगे, अब मैं भी आपको इसका भी ट्रिक दूंगा जिससे आप आराम से उसका भी सवाल बना लेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के। ठीक है, तो हर एक तरीके के सवाल आपको मैं बनाने के लिए आप आराम से बना लेंगे। तो इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आर्नेस थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, आर्नेस से आपका क्या है, क्या दिया हुआ थ्योरी। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे, आपका कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। बस ये 3 पार्ट है इसमें, बहुत शॉर्ट है। पर इसमें जो ग्राफ्स है, एक तो आपको जो ग्राफ बताने जा रहा हूँ, बाकी 2024 में आ चुके हैं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आपको ग्राफ भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो हम साथ साथ में हर कुछ को कवर करेंगे, कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है मेरा क्या, यहाँ पर आर्नियस इक्वेशन। ठीक है, तो आर्नियस इक्वेशन मेरा क्या है। ठीक है, तो ये बोलता है मेरा कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ, एक्सप्रेस बाय आर्नियस इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन जब आपको बता रहा था, मैंने बताया था कि टेम्परेचर के उसमें भी मेरा रेट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, पर आपको ये नहीं, मैंने नहीं बताया था कि ज़्यादा होता है कम होता है। ठीक है, बस मैंने आपको बताया था इन्फ्लुएंस होता है। तो ये पार्ट यहाँ पर कवर होगा कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो किस तरीके से मेरा रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड कर रहा है, वो मेरे को आर्नियस इक्वेशन के थ्रू मेरे को बताता है। आर्नियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो मेरे रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर रहा है, किस तरीके से मेरा इन्फ्लुएंस कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बोलता है कि K इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, ई, ई ए अपॉन आर टी। ठीक, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को अच्छे से हम डिटेल में पढ़ते हैं। ए ई अपॉन ई ए बाय आर टी, क्या क्या है ये। सबसे पहले तो मेरा जो के है, क्या है ये मेरा रेट कांस्टेंट हो गया। ठीक, व्हाट इज ए, ए इज आर्नियस फैक्टर। ठीक है, या इसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसको मैं बोलूंगा। ठीक है, आर्नियस फैक्टर या इसको मैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलूंगा। आप पूछेंगे सर ये क्या है, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जो कि मेरा जूल मोल माइनस वन में है इसका। ठीक है, इसका ये यूनिट है। आर क्या है मेरा यहाँ पर, वो क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। और जो मेरा टी है वो क्या है मेरा, टेम्परेचर। ये बात आपको समझ आ गई। इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से हम तोड़ के हम पढ़ लिए हैं कि के मेरा रेट कांस्टेंट, ए मेरा हार्डनेस फैक्टर, ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी, आर मेरा गैस कांस्टेंट, और टी मेरा हो गया टेम्परेचर। ठीक, अब इसको मैं जो आर्नियस फैक्टर है ए को मैं बोलूंगा आर्नियस फैक्टर बोलता हूं मैं, या इसको मैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलूंगा, या इसको मैं बोलूंगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको कभी भी थ्योरी पे पूछ सकता है कि ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, आर्नियस फैक्टर, या आर्नियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी मैं इसको बोलूंगा। ओके, अब उसके बाद में जो मेरा आर्नियस इक्वेशन है, ठीक है, आर्नियस इक्वेशन इज अ क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव रिलेशन है बिटवीन के एंड टी। ठीक है, टेम्परेचर और मेरे रेट कांस्टेंट के बीच में क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटी बताता है कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, क्वांटिटेटिव रिलेशन है मेरा, बताता है मेरा आर्नियस इक्वेशन। ओके, तो अब इसके बाद में आर्नियस, तो आर्नियस इक्वेशन हमने देख लिया, तो इसके बाद आता है आर्नियस थ्योरी। आर्नियस थ्योरी में आर्नियस साहब क्या बोलते हैं हम ये जानते हैं आर्नियस थ्योरी में। तो आर्नियस के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला है कि रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन
मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ए मान के चलिए एंड बी, ठीक है, कोलाइड टू फॉर्म अ अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक, जो कि एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। फिर देन ब्रेक्स टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि आर्नियस थ्योरी क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई भी रिएक्शन होता है किसी भी दो रिएक्टेंट के बीच में, ए और बी के बीच में, तो वो दोनों कोलाइड होनी चाहिए, ठीक है, वो दोनों के बीच में कोलिजन होनी चाहिए। कोलिजन होके इनके बीच में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बने, ठीक है। अब ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इससे मेरा टूट के। तो यही बता रहा है आपको मैंने स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन के टाइम में बताया था किस तरीके से सॉल्यूशन बनता है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट जो है, तो वही है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन हुआ, ठीक है, रिएक्टेंट का, जब दोनों कोलाइड किए, दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए, ठीक है, तो वहां पर डिसोसिएशन ऑफ द बॉन्ड हुआ। तो उसके बाद में फिर अनस्टेबल इंटरमीडिएट, मतलब कि वो दोनों रिएक्टेंट के बीच में फिर जो अलग अलग थे उनके बीच में एक बॉन्ड बना, यानी कि एसोसिएशन हुआ, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है और बहुत अनस्टेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद में वापस से वो ब्रेक होके मेरा प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। ये चीज है जो कि एक स्टेबल है और बहुत ज्यादा टाइम तक ये मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो स्टेबल हो जाता है। ओके। अब ये बात आपको बतानी है कि ये आपको बात समझ आ गई आर्नियस थ्योरी क्या बोलता है। अब आपको बताना है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आप और भी केमिस्ट्री में 11th वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, कोई मास्टर पढ़ाएंगे तो आपको और आइडिया लगेगा इसमें। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी में जितनी चीज़ें मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। नंबर वन, इट इज द एनर्जी नीडेड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट, ठीक है, कॉल्ड एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड, ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कोलिजन हुआ, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना। इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाने के लिए मुझे जितना एनर्जी देना पड़ता है, मुझे कितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बने, ताकि ये यहाँ पर कोलिजन हो, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये बात आपको समझ आ गई बेसिक सी, ठीक। इसको या तो मैं बोलूंगा इट इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में और क्या दूं, जो हो रहा होता है, ठीक है, और उसमें और एक्स्ट्रा में क्या दूं, और मैं और क्या कितना एनर्जी प्रोवाइड करूं ताकि वहां पर वो इंटरमीडिएट बन जाए, ठीक है। तो इट इज एक्स्ट्रा एनर्जी required by reactant molecule that results into effective collision between them to form product, समझे। आपको एक्स्ट्रा कितना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वहां पर कोलिजन हो। अब वहां पर आप बोलेंगे कि किसी दो के बीच में कोलिजन हो रहा है, ठीक। अब बहुत ज्यादा स्पीड से कोलिजन हो और बहुत ज्यादा उसमें लगे तो मुझे और एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो ही एनर्जी मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, जिससे मेरा बहुत आसानी बहुत जल्दी मेरा आपका इंटरमीडिएट बने तो उतना ही जल्दी मेरा प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी किसी को मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। तो सम एनर्जी, एक और बात, सम एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट। मैंने एनर्जी प्रोवाइड, ठीक है, डिसोशिएट एसोसिएशन हुआ वहां पर, फिर डिसोशिएट होगा तो भी एनर्जी मेरा प्रोड्यूस करेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी मेरा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक। तो फाइनल इंथैल्पी, ठीक है, ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपको ये बात समझ आई कि कोई भी एक नॉर्मल जनरल रिएक्शन की बात कर रहा है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना मुझे एंथैल्पी देना पड़ेगा और कितना एंथैल्पी मेरा आपका रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट बनने के बाद में, ठीक है। तो ये सब चीज मेरा डिपेंड किस पे करेगी, रिएक्टेंट और मेरे प्रोडक्ट पे। अगर मेरे को रिएक्टेंट में ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, तो उसका बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको कोलिजन करवाने में, तो उसका एंथैल्पी मेरा ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रोडक्ट बना, तो जब उसका प्रोडक्ट बनने के टाइम पे अगर बहुत ज्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका भी एंथैल्पी उसमें डिपेंड करे कितना ज्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है। क्या पता कम एनर्जी, किसी रिएक्शन में कम एनर्जी प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट मेरा, और किस रिएक्शन में मेरा ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट मेरा। तो जो फाइनल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो मेरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट और मेरे प्रोडक्ट से, है ना। आप जैसे बोल सकते हैं कि जिसका मतलब बॉन्ड अपना वीक है, ठीक है, उसमें क्या पता कम एनर्जी देनी पड़े, ठीक है, और जिसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसमें ज्यादा एंथैल्पी देना पड़ा, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक सी बात है इसमें। ओके। तो इसमें मेरा एक ग्राफ बनता है, ठीक है, तो इस ग्राफ को अपन देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, दिस इज ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अपॉन रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है वो, या पोटेंशियल एनर्जी को मैं नॉर्मल एनर्जी भी बोल सकता हूँ, ठीक। तो इसमें किस तरीके का रिएक्शन बनेगा आप ये ध्यान दीजिए। तो इसमें ऐसा होगा कि ये ए है प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट बन रहा है बी। तो एक मिनट। हम्म, तो ये जो यहाँ से जितना एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है, ठीक है, ये, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एट थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो, तो आपको ये बात ध्यान देनी है। देख, ए है मेरा, यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, ये मेरा ए है, रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पर मेरा ये बन गया, ठीक। अब मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है ताकि वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करे, ठीक है, कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है वो इंटरमीडिएट फॉर्म करे, इसको मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो दिस इज व्हाट माई ई है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मैं बैरियर एनर्जी बोलूंगा। वो बैरियर क्रॉस कर रहा है ना, वो दोनों के बीच में बॉन्ड तोड़ रहा है वो, तो बैरियर एनर्जी भी तो हुआ ना, एक्टिवेशन एनर्जी को मैं बैरियर एनर्जी भी तो बोलूंगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप तो है, इसको मैं डेल्टा एच बोलूंगा, ठीक। वॉट में डेल्टा एच, डेल्टा एच मेरा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो जाता है मेरा डेल्टा एच की वैल्यू, ठीक है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में बात पढ़ी होगी। ओके। तो जो मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव फॉर एक्टिव इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड यानी कि द मिनिमल एनर्जी, ठीक है, जितना एनर्जी मेरा रिक्वायर्ड है ताकि वहां पर रिएक्शन के बीच, दोनों रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन हो, इतना मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी, ताकि मेरा वहां पर कोलिजन हो, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलूंगा, ठीक है। अब इफेक्टिव कोलिजन आर दोज कोलिजन, ठीक है, विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होंगे जिससे मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, कितना एनर्जी, मिनिमम एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ये मेरा हो जाएगा, उसके बाद इफेक्टिव कोलिजन होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी दूंगा, मेरा इफेक्टिव कोलिजन होगा, और उससे मेरा फिर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, ये हो गया। अब ये बात आपको
इसके बारे में तो समझ आ गई, कोलिजन के बारे में। मैं कहा था मेरा मैक्सवेल। आप ये ग्राफ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे मैं आपको बाद में एक आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में किस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है, किस तरीके से एक ट्रिक है, इस ग्राफ में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये पढ़िए। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक। नाम तो बहुत बड़ा है, काम देखते हैं इसका। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बोलता है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मे बी डिस्क्राइब्ड बाय प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एन ई बाय एन टी। बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। विथ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ई। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक। तो मेरा एनी क्या है यहाँ पर, एनी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ई। ठीक। एन टी क्या है मेरा, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल। ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला है, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, द डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ काइनेटिक एनर्जी में बी डिस्क्राइब बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन दिस एंड काइनेटिक एनर्जी। मैं अगर काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है किसी भी दो, आपने फिजिक्स में कोलिजन पढ़ा होगा, ठीक है। तो कोलिजन में मेरे काइनेटिक एनर्जी में कुछ कुछ चेंजेस आती है, ठीक है। तो वो चीज को अब केमिस्ट्री के फॉर्म में, जब मॉलिक्यूल्स किसी दो एटम के बीच में मेरा कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उसी चीज को बताने का काम करता है यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मेरा, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर टी पे। ओके। तो कोई भी टेम्परेचर, जैसे मैं बोलूँ, कोई भी रिएक्शन वहां पर कोलिजन हो रहा है, तो हर एक टेम्परेचर पे मेरा काइनेटिक एनर्जी तो कुछ और होगा ना, हर एक टाइम पे हर एक टेम्परेचर मेरा काइनेटिक एनर्जी चेंज होता हुआ वहां पर दिखेगा। तो वही मेरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यही चीज मुझे बताता है, ठीक है। तो द पीक ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी possessed by maximum fraction of molecule, ठीक है, that is known as most probable kinetic energy। तो जो पीक होगा, अब ये कर्व क्या है, पहले हम कर्व देखते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको और आइडिया लगेगा। ये है, ये आपकी नीट में इस साल आ चुका है ये वाला सवाल, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ है, ठीक। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। फ्रैक्शन यहाँ पे ये क्या है मेरा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को क्या बोलूंगा, एन ई बाई एन टी, एन ई बाय एन टी। पता है आपको एन ई और एन टी क्या क्या है, ठीक है? ये मेरा हो गया, ठीक है। तो इसका जो पीक है, ये पीक, ये क्या है मेरा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मेरा बताता है इसका पीक, ठीक। ये किसका है कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरा ग्राफ है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग एनर्जी अमंग गैसियस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता ही है एनर्जी के बारे में। अब आपसे एक सवाल पूछेगा, मान के चलिए ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। उसने मेरा एक ऐसे पूछा है, और दूसरा ग्राफ में मुझसे यही सेम में मुझे ऐसे पूछा है। आपसे पूछेगा ये मेरा ग्रीन वाला ए, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। आपसे पूछेगा विच हैज मोर
प्रोबेबल के ई। तो आप बोलोगे बी का ज़्यादा है ए से, क्योंकि पीक मेरा बताता है क्या, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, तो बी वाले का मेरा पीक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए के। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है, ये आपका एक वैरायटी बता दे, आ सकते हो नीट में क्वेश्चन, पर इस तरीके का सवाल आपको पूछ सकता है, कंसेप्चुअल है, ये दिमाग लगेगा, जिसने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, इसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया है। तो आपसे देखो, पीछे बार पिछले साल आपसे डायरेक्ट ये ग्राफ पूछा था, आपसे ये पूछा था कि मेरा पीक क्या बताता है करके, आपसे 2024 में आपसे पूछा था कि जो मेरा पीक है वो क्या बताता है, तो आप ये बताएंगे कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आपसे अगले क्या पता उसमें ये सवाल पूछ रहे कि इस तरीके से ग्राफ दे दे, आप आपसे पूछे कि किसका पीक ज्यादा है, तो आप बोलेंगे बी का पीक ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए। ठीक, तो अगला पॉइंट आता है कि ऑन रेजिंग टेम्परेचर टू T+10, ठीक है, T+10 डिग्री से मैं अगर बढ़ा दूं, तो जब मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्ट टू हायर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू एंड कर्व spreads to the right। एक और कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा, राइट, such that there is greater proportion of molecule with much higher ke। ठीक है, तो और एक और बात, टोटल एरिया अंडर द कर्व रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्यों होता है कांस्टेंट, सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वन एट ऑल टाइम। तो ये मैंने जो लिखा है उसका मतलब क्या है, तो अगर इसको मैं आप ग्राफ के थ्रू में आपको बताता हूँ। तो देखो, इसमें ये बात बोला गया है कि अगर मैं किसी टेम्परेचर को मैं रेस कर रहा हूँ T+10 से, ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो कर्व है ना वो मेरा शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। सबसे पहली बात इसमें आपको जो है ध्यान दीजिए, द शिफ्ट कर्व शिफ्ट टू हायर के ई वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नीचे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, हायर के ई वैल्यू के साइड में मेरा शिफ्ट करेगा, यानी कि राइट साइड मेरा शिफ्ट करेगा। ठीक, स्प्रेड टू राइट। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी कि राइट साइड में ये रहा स्प्रेड करेगा। अगर आपसे पूछ लेते सवाल में कि अगर मैं T+10 अगर करता हूँ तो किस साइड है मेरा ग्राफ जाएगा, तो आप बोलेंगे राइट साइड, टूवर्ड्स हायर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू। ठीक है, सच दैट जो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ मच हायर काइनेटिक एनर्जी में रहे। ठीक है, और इनका जो कर्व रहेगा वो मोस्टली कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबका एक टाइम पे कांस्टेंट होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, आपको ध्यान नहीं रहेगा तो चलेगा, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर T+10 होगा तो आपका ग्राफ हायर काइनेटिक एनर्जी की साइड में शिफ्ट करेगा, यानी कि राइट साइड में आपका शिफ्ट करेगा। ओके, तो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, दिस इज T+10। ठीक है, उसके बाद में ये हो जाएगा मेरा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एरिया शोइंग फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल। ये जो मेरा एरिया शो कर रहा है यहाँ पर, ये ठीक है, इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये जो मेरा एरिया शो कर रहा है, ये क्या बता रहा है मेरा, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल विच रिएक्ट, ठीक है, विच रिएक्ट एट T+10।
हम अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। एरिया shows fraction of additional molecule which react at t plus 10। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई। ठीक, ये टाइम t है, ये टाइम t प्लस 10 है, यहाँ पर मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। ठीक, और ये मेरा क्या बताता है, ये भी आप जान लो कि दिस एरिया shows function सॉरी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट t इज इक्वल टू 0 एट t। ठीक है, किसी भी टाइम t पे मेरा मॉलिक्यूल। ठीक, ये हो गया। तो आपसे नॉर्मल यही पूछेगा कि ये स्लोप जो है, ये वाला जो मेरा स्लोप है, ये मेरा क्या बताता है, और ये वाला जो मेरा स्लोप है, ये मेरा क्या बताता है। ये दो के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है नॉर्मली। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल पूछता है तो आप ये बताएंगे कि ये वाला जो स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप है, ये मेरा एरिया ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट टाइम टी बताता है, और ये वाला जो मेरा स्लोप है वो मेरा एट टाइम टी प्लस 10 बताता है मेरा एरिया। ठीक, ये मेरा ग्राफ से इसमें को ये पता चलता है। अब जो मेरा आर्नियस इक्वेशन था, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए ई प्लस आर टी। ठीक, तो इसमें मुझे क्या समझ आया कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर या डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी विल result in an increase in rate of reaction and an exponential increase in rate constant। इसको मैं अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ कि अगर t मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, या t मेरा इंक्रीज हो रहा है, या मेरा EA जो है वो मेरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक, ये दो कंडीशंस में क्या होगा कि, ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी में अगर डिक्रीज करता हूँ मैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो मेरा देयर इज इंक्रीज इन, मेरा हो जाता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट के। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, आपसे सवाल पूछ सकता है इसका। ठीक, ये हो गया। अब इसमें ही मैं अब लगाऊंगा नॉर्मल सा मेरा लॉग वगैरह सब लगा के। ठीक है, अब इसमें लॉगरिथम ये सब लगेगा, तो इसका ये वाला एक फॉर्म हो जाता है मेरा, ये फॉर्म नंबर 1, तो आपको याद रखना है। ठीक, अब इसमें अगर मेरा ग्राफ बनता है, ठीक है, तो प्लॉट बिटवीन के और 1/t। ठीक है, तो इसका जो मेरा स्लोप होता है वो क्या बताएगा, मेरा E/A। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या देगा, मेरा A, ln A। इसको अच्छे से मैं समझा देता हूँ ग्राफ के साथ में। ठीक है, तब क्या और आइडिया लगेगा। तो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, बिटवीन ln K और ये 1/t। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे बनेगा। इसका जो स्लोप है मेरा क्या बताएगा, EA/R। इंटरसेप्ट मेरा क्या बताएगा यहाँ पर, ln A। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस इक्वेशन का, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो एल एन के और माई 1/t के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो, ठीक है, ये मेरा इंटरसेप्ट हो गया और मेरा ये स्लोप हो गया। ओके, अब अगर यही सेम चीज़ मैं, ठीक है, अगर मैं यही सेम चीज़ लॉग के साथ करूँ, ठीक है, ये जो आया है मेरा यहाँ पर, ये जो है क्या नाम है, ln k माइनस EA/t प्लस ये। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले, अब इसको मैं डिटर्मिनेशन, अगर मैं इसमें ग्राफ बनाना चाहिए, अगर मैं डिटर्मिनेशन करूँ तो मुझे इसमें दो टेम्परेचर का यूज होगा। ठीक है, इसमें किस तरीके से बनाते हैं आप ये भी देखिए। ओके, तो इसमें अगर मैं लॉग हटा, अगर जो इन है, ठीक है, इंटी जो हमारा लॉगरिथम है, अगर इसको हटा के मैं इसमें सॉल्व करूंगा लॉग लॉग को पूरा,
तो इसमें से ये वैल्यू निकल के आएगा मेरा। तो यहाँ पर लॉगरिथम में मेरा निकल के आएगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब ये मेरा सेकंड, आपको इसको भी ध्यान रखना है। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा लॉग के, यहाँ पर आएगा 1/t आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका जो ग्राफ बनेगा ये भी सेम ऐसे बनेगा। ठीक। अब इसका स्लोप क्या देगा, आप ध्यान दीजिए, स्लोप इसका देगा मेरा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और इसका इंटरसेप्ट मुझे देगा लॉग ए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें आपके पीवाईक्यू में भर भर के सवाल दिया हुआ है। डायरेक्ट ऐसे ये आपको देखो, ये एक इक्वेशन या तो ये इक्वेशन पूछेगा आपसे, ठीक, या आपसे ये इक्वेशन पूछेगा और आपसे पूछेगा स्लोप बताओ। तो आप स्लोप, आपको पता है इस इक्वेशन, अगर ऐसा इक्वेशन है तो आप स्लोप आपका ये होगा, और ऐसा इक्वेशन है तो आपका स्लोप आपका ये होगा। आप आसानी से इसको सवाल इसमें बना लेंगे। ठीक है। और आपसे अगर आपसे पूछता है कि फ्रैक्शन, अभी कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल फैक्चुअल बातें जो आपको लिखनी है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग बैरियर, ये मेरा हो जाएगा इक्वल टू ई अपॉन ई ए बाय आर टी। ये मेरे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हो गए मेरे। अब जो मेरा आर्नियस इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, एंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आर्नियस इक्वेशन मेरा एप्लीकेबल नहीं होगा रेडियो एक्टिव डीके में और मेरे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में। ठीक है। अब आपको बात ध्यान देनी है कि ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303। ठीक। तो फॉर टेम्परेचर T1 और T2, इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे बनेगा। तो पहला इक्वेशन मेरा आएगा लॉग K1 इज इक्वल टू, मेरा आ जाएगा यहाँ पर ई ए अपॉन 2.303 T1 टेम्परेचर पे, प्लस लॉग ए आर्नियस इक्वेशन, जो आर्नियस मेरा कांस्टेंट है वो तो मेरे को सिमिलर ही आएगा हर दोनों इक्वेशन में, दोनों टेम्परेचर में। ठीक है, तो लॉग K2 ई ए अपॉन 2.303 आर T2 प्लस लॉग ए। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूंगा, बोथ इक्वेशन। तो इससे मेरा डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या निकल के आएगा। log K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R upon 1 upon T1 minus 1 1 upon T2। ये मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा, आपको इसको रटना है। ठीक है, log K2 upon K1 is equals to EA 2.30 upon 2.303 R ब्रैकेट में 1 upon T1 माइनस 1 upon T2। इसको और सॉल्व करेंगे तो log K1 सॉरी log K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। ये है। ठीक। अब आपसे, आपको समझ आ गया क्या क्या है आपको याद रखना है, ये सारे आपको फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें तो आपको ये ग्राफ याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका ग्राफ याद रखना है। ठीक है, आपको फिर ये फॉर्मूला को भी याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पे आपको एक सवाल आया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है आपका। के की वैल्यू मेरी क्या दी हुई है, 4.5 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, सेंटीमीटर माइनस वन, ई माइनस 2800, हाँ, के बाय टी पूछा है, फाइंड ई। ये मुझे के का इक्वेशन दे दिया, मुझसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। तो आपको ये बात पता है कि के इज इक्वल टू ए टी ई ए अपॉन आर टी होता है।
तो अगर मैं इसको आपका सॉल्व करूं, ठीक है, तो ये हुआ। और आपसे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी के की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है 4.5 इंटू 10 की पावर 11 ए ई ई ए अपॉन आर टी। तो अगर आप इन दोनों के इक्वेशन को आप वो करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा कट जाएगा, ये मेरा कट जाएगा, ये आपको यहाँ का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर से वैल्यू पुट कर दीजिए, -2800 अपॉन टी। ठीक, ये हो गया, तो ये कट गया मेरा, और ये मेरा इसके साथ में ये वाला के भी, ये भी कट गया। अब आपको क्या निकल के आता है, इससे सॉल्व होने के बाद में आता है कि ए बाय के, हाँ, एक मिनट, इसको आपको ऐसे नहीं बनाना, इसको आपको कंपेयर करना है। तो आपको ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, ए बाय आर टी, ये आपका इक्वेशन है। आपको इससे इसको कंपेयर करना है, तो आपको इस बात समझ आती है कि ए की वैल्यू इस पे कितने आ रही है, 4.5 इंटू 10 की पावर 11, ये मेरी ए की वैल्यू है। ये पहली बात। दूसरी, यहाँ पर ये जो इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये 2800 बाय के बाई टी दिया हुआ है, तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा किसके, ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू 28,000 बाय अपॉन टी। ठीक है, ये मेरे इसके इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। तो ई ए अपॉन आर टी माइनस 28,000 बाई टी। ठीक, तो अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 28,000 इंटू आर की वैल्यू 8.314, क्योंकि जूल में आपको मैंने बताया था, जूल में रहेगा वो, तो जूल में इसकी ये वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ से मेरा टी और टी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये की मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 232,792 जूल पर मोल -1, ऐसा। तो आपको अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर आपको के की वैल्यू दी हुई है, तो आपको उसको कंपेयर करना है, ठीक है, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो आपको इससे और बन जाए, इससे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं मेरा, कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब थोड़ा थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, जिससे आपका ये सेगमेंट से ना केमिकल काइनेटिक्स में अभी कुछ कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको उतनी चीजें लिखवाऊंगा जो आपके क्वेश्चन जिससे बन जाए, कुछ ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, जितना आपसे क्वेश्चन बन जाए आपसे वही करो लिखवाऊंगा मैं बस। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है मेरा, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, ठीक है, विच इंक्रीज, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विदाउट itself undergoing any permanent chemical change। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, उसको मैं बोलूंगा कैटलिस्ट। ठीक है, अब आपको मैंने एक बात बताई कल, कैटलिस्ट एक होता है और एक आपका पॉइजन होता है। पॉइजन को मैं इनहिबिटर ही बोलूंगा। जो कैटलिस्ट वो होता है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, और पॉइजन या इनहिबिटर वो होता है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे। ठीक, तो आपको ये बात पता होगी इनहिबिटर क्या होता है, ठीक है, विच रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो अब यहाँ पर आपको एक बात होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या बोलती है, जो मेरे कैटलिस्ट में आती है, अ कैटलिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्पररी बॉन्ड्स विथ रिएक्टेंट, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ इन एन इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट बनाता है ये मेरा। ठीक है, तो एक कैटलिस्ट वो है कि जो मेरा पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्पररी बॉन्ड विथ रिएक्टेंट रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट। ओके, ये चीज़ है। तो क्या होता है, ये मेरा रिएक्टेंट है,
ये दो मेरे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये मेरा कैटलिस्ट है। अब ये इंटरमीडिएट बना है, इसको मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में फिर से ये इसका प्रोडक्ट बन गया और मेरा कैटलिस्ट वापस से रीजनरेट हो गया। ठीक, ये मेरा कैटलिस्ट का काम होता है। ओके, तो ये बात आपको कैटलिस्ट की समझ आ गई। तो यहाँ पर मैंने आपको एक स्टॉक शॉर्ट ट्रिक दिया था। हाँ, जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी उतना फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, मेरे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, इसका मेरा रेट ऑफ रिएक्शन मेरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि इंक्रीजेस करता है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसमें ग्राफ है, आप देखिए। तो ये इस तरीके से ये आंसर आ गया मेरे, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये हुआ मेरा रिएक्शन विथ कैटलिस्ट, और ये मेरा हुआ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि इसमें, अब इसमें जो एनर्जी लग रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी 1 2, तो आपको समझ आ रहा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1 जो मेरा कम है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2 से, तो इसीलिए पर ये फास्टर रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का काम ये है यहाँ पर कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, इसी कारण आपका फास्टर आपका रिएक्शन हो जाता है मेरा। ठीक, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेरा प्रोग्रेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, और ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा रिएक्टेंट है। तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या, कैटलिस्ट क्या करता है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दे, इस कारण आपका इसका फास्ट रिएक्शन हो जाता है। ओके, ये बात आपको समझ आ गई। अब आता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेरे कैटलिस्ट के, ये भी आप जान लीजिए। नंबर 1, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, कैन कैटलाइज अ लार्ज रिएक्शन। दूसरा, कैटलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट अल्टर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, rather it help in attaining equilibrium फास्टर। मेरा इक्विलिब्रियम को बहुत फास्ट वो करने के लिए ये काम आता है। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करता, पर मेरे इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए काम आता है, जितना जल्दी कर सके। ठीक है, मेरा इसका काम हो गया। चौथा पॉइंट, कि जो मेरा कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करता है वो। ठीक है, बट डू नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसी तरह से कैटलाइज करेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को, नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ये कैटलाइज नहीं करेगा कोई भी कैटलिस्ट। ठीक, लास्ट पॉइंट होता है मेरा, कैटलिस्ट जो है इज हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, हर रिएक्शन के लिए एक अलग कैटलिस्ट लगेगा, और हर इसके लिए स्पेसिफिसिटी जो है वो अलग अलग रहेगी। ठीक है, कोई रिएक्शन है उसमें दूसरा कैटलिस्ट लगेगा, इसमें कुछ और कैटलिस्ट लगेगा, तो कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक। ओके, और कैटलिस्ट नेवर स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है, विच हैज नो टेंडेंसी टू प्रोसीड।
कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा जिसका कोई टेंडेंसी नहीं प्रोसीड करने का, स्टार्ट होने का, ठीक है। अब बहुत सारा कैटलिस्ट डाल दीजिए। कैटलिस्ट आपकी चीज़ों को फास्ट कर सकता है, पर आपका कैटलिस्ट जो है वो आपका रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, है ना। आपको चीज़ समझना है इस चीज़ को। ओके, तो ये आपका कैटलिस्ट के साथ बात हो गई। अब आता है लास्ट आपका पार्ट इस चैप्टर का। ये आपका क्या, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपकी कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है केमिकल रिएक्शंस की, अब आप ये देखिए। ये मेरा कौन 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 साइंटिस्ट दिए थे, मैक्स टॉर्स एंड विलियम लेविस, ये दोनों दिए थे, ठीक है, प्रपोज किए थे इसको। इसमें क्या बोलता है कि कोलिजन, ठीक है, थ्योरी बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, ठीक। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलता है मेरा, कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर assumed to be hard spheres, ठीक है, and reaction is postulated to occur when molecules collide with each other, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर की द नंबर ऑफ कोलिजन के पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन mixture is called collision frequency Z, ठीक। तो कोलिजन थ्योरी मेरा क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस के बारे में बताता है, तो कोलिजन थ्योरी ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक हार्ड स्फीयर है, ठीक है। हार्ड स्फीयर जो है वो मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो मेरे हार्ड स्फीयर्स है, ठीक है। ठीक है, और वो रिएक्शन में होता है, ठीक है, जब उन दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा, ठीक। ये बात मेरा बोला कोलिजन थ्योरी। उसके बाद में ये बोलता है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टू इज कॉल्ड आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। ये बात आपको समझ आ गई। तो रेट क्या होता है मेरा यहाँ पर, जेड इज इक्वल्स टू, जेड इज इक्वल्स, रेट इज इक्वल्स टू ये बाय आर टी, ये हो जाएगा मेरा रेट। अब आप पूछेंगे कि सर इसका ही मतलब बताइए, जेड ए बी अभी क्या आने है क्या आने है, तो बता रहा हूँ। देखो, तो आर तो आपको पता है रेट है। अब ये जेड क्या है, जेड है मेरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है मेरा, ठीक। बाकी ये अपॉन आर टी आपको पता है क्या है, ये मेरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है मेरा, ठीक है। ये मेरा आर्नियस इक्वेशन के बराबर है। तो ये मतलब एक तरीके से ये मेरा ना आर्नियस थ्योरी को ही आप यहाँ पर कोलिजन थ्योरी दोनों मतलब अलग अलग थ्योरीज है, पर एक लगभग सिमिलर में कॉन्सेप्ट है। आर्नियस कांस्टेंट के बदले यहाँ पर मेरा जेड लगा दिया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी लगा दिया यहाँ पर आर्नियस फैक्टर के बदले में, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि जब जेड ए, जो कि मेरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये हो गया मेरा। तो जेड ए रहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जो मेरा जेड ए ए बी है, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये आपका ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। और आपसे कभी पूछ ले, अगर आपसे पूछता है चार रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्ट कर रही है, और दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रही है,
किसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप बोलेंगे जिनकी चार चार जो रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो जेड ए भी जो मेरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जितना ज़्यादा मेरे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा मेरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये आपको बात समझ आ गई। दूसरी, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने आपको बताया था, मिनिमम एनर्जी, वो क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी possessed by reacting molecule। ये मेरा क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक। तो तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आपको मैंने बताया एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज है, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि सारे ही आपके मॉलिक्यूल जो रिएक्ट कर रहे हैं या जो कोलाइड कर रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट बना के नहीं देगा, ठीक है। ये बात आपको अब समझनी है। जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो भी आपको रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी कोलाइड कर रहे हैं, वो हमेशा प्रोडक्ट नहीं बनाते। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी कोलिजन ही मैटर नहीं करती है, ठीक है। जब उसमें आपका जो ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है किसी दो बॉल्स के बीच में, अगर बोलूँ मैं दोनों स्पीयर्स हैं, ठीक है, अगर सबकी उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है, दोनों की, जब वो रिएक्ट करें, ठीक है, जब उस टाइम पे फिर जो मेरी एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी वहां पर वर्क करेगी। पर यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना है कि सारे रिएक्शन जो सारे कोलिजन से आपके प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप हम नोट करते हैं कि नॉट ऑल कोलिजन्स, ठीक है, रिजल्ट टू प्रोडक्ट। ठीक। जो कोलिजन्स है इन विच मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ही बोलूंगा, ठीक है। एंड अब आप ध्यान दीजिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। कोई भी रिएक्शन को पॉसिबल करवाने के लिए, कोलिजन को पॉसिबल करवाने के लिए उसमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तभी वहां पर रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलूंगा? इसी को मैं बोलता हूँ इफेक्टिव कोलिजन। सारे कोलिजन्स मेरे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। पर जिस कोलिजन में मेरा सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है मेरे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज की, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्टिंग स्पीशीज के, तो रिजल्ट करता है मैं ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड, ठीक है। रिएक्टेंट के बॉन्ड मेरा ब्रेक होता है यहाँ पर, ठीक, और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे मेरा प्रोडक्ट बनता है। इसको मैं बोलता हूँ इफेक्ट कोलिजन। ओके, ये बात आपको समझ आ गई यहाँ पर। अब ये जो मेरा ओरिएंटेशन स्टेशन फैक्टर है, ठीक है। अब इसके कारण से मेरा जो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, मेरा रेट जो है, ठीक है, पी जेड ए बी ई ई एफ और आर टी। अब ये जो है सबसे मेन चीज, पी क्या है? मेरा ओरिएंटेशन फैक्टर, फैक्टर, ठीक। ये मेरा अपना इक्वेशन आ गया, ये मेरा फाइनल इक्वेशन है। पहला वो आर्नियस ने थ्योरी दिया, आर्नियस फैक्टर लगा। यहाँ पर फिर कोलिजन थ्योरी आई, उसने बोला कि आपका जेड मेरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी लगेगी। आखिरी में कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है, यानी कि थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, साथ में ओरिएंटेशन भी मैटर करती है किसी भी रिएक्शन को थ्रू आउट होने के लिए। तो यहाँ पर एक सुपर पॉइंट अपन लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपन को याद रखनी है, ध्यान देनी है। क्या है वो मेरा कि इन कोलिजन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, टुगेदर डिटरमाइन, टुगेदर
This determines your criteria for an effective collision. Thus, rate of reaction. ठीक है। तो मुझे एक्टिव एनर्जी सफिशिएंट चाहिए और साथ में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए किसी भी कोलिजन को थ्रू आउट निकाल करवाने के लिए। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक। अब अब आते हैं हम कुछ ट्रिक्स पे। ठीक है, क्या क्या तरीके की मैं आपको अब कुछ ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ, है ना, जिससे आपको एक आराम से एक अप एज निकाल लें, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको आसानी हो। ओके, तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स। तो ट्रिक्स यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ मैं, जिससे आपके काम और आसान होगा और आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। पहला कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अगर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मेरा ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है, एक मिनट, इसमें ई आर मोर देन 80, नॉन इफेक्टिव कोलिजन, नो प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक, ईटी मेरा क्या है, मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, ईटी इज व्हाट माय थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ई आर इज व्हाट माय एनर्जी फॉर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो मेरा एनर्जी ऑफ रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, थ्रेशोल्ड मुझे अगर ज़्यादा देना पड़ जा रहा है एनर्जी ऑफ रिएक्शन से तो पॉसिबल ही नहीं है, और एनर्जी ऑफ रिएक्शन अगर ज़्यादा है मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा मेरा। पहला ट्रिक ये हो गया मेरा। ठीक, दूसरा, अब आते हैं अपन ग्राफ्स वाले कॉन्सेप्ट पे। एक एंडोथर्मिक ग्राफ, एंडोथर्मिक एक साइड पे और एक्सोथर्मिक एक साइड पे, तो आप इसमें देखिए किस तरीके से ग्राफ बनता है। ये ट्रिक आपको पूरा, आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी इसको ये ट्रिक काम आएगी, ठीक है। आप आराम से बना लेंगे क्वेश्चन। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये मेरा एंडोथर्मिक, इसमें अब कैसा कैसा ग्राफ होता है आप ध्यान दीजिए। ये इसमें ऐसा कैसा ग्राफ, तो इसमें ग्राफ बन रहा है आपका ऐसे करके कि ये ऐसे है, ठीक, ये मेरा क्या है, एनर्जी है, ठीक है, ये मेरा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, सेम यहाँ पर ये मेरा एनर्जी है और ये मेरा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ओके, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो आप इसमें आप ध्यान दीजिए। ये जो है मेरा, ये मेरा रिएक्टेंट आपको पता है और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। तो एच आर इज वॉट बाय एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एच पी इज वॉट बाय एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बन जाता है ना, आपको पता है। तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक, तो इससे मुझे क्या पता चलता है यहाँ पर, सबसे पहले तो डेल्टा एच निकलेगा, ठीक है, the activation energy of reactant of final फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, मतलब वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो गई है। ठीक, ई टोटल क्या होता है मेरा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मेरा जो है रिएक्टेंट ई ए प्लस ई एच आर। आपको मैंने बताया था जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी प्लस वो एनर्जी ऑफ सम रिएक्शन, तो एच आर प्लस ई ए ऑफ द रिएक्टेंट मेरा ई टी होता है मेरा, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, तो ये वाला हुआ मेरा एच आर, ये वाला हो गया मेरा एच पी, ये हो गया मेरा ई ए ऑफ
प्रोडक्ट और ये वाला हो गया मेरा ये ऑफ रिएक्टेंट। तो इससे वो क्या समझ आया, ये ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन ये ऑफ प्रोडक्ट इन दिस। ठीक, एच ऑफ आर, ये बातें आपको समझ आ रही है। ठीक, इससे आपको ये सब चीजें समझ आई। अब आगे, तो आपको एक बात पता है, यहाँ पर कहाँ था, ये एक्सो था, यहाँ पर एंडो था। तो आपको एक बात पता है कि एक्सोथर्मिक में मेरा क्या होता है, एक्सोथर्मिक में मेरा होता है कि मैं एक्सोथर्मिक में एनर्जी आपका लिबरेट होता है, ठीक है, आपका एनर्जी जो है वो आपका लिबरेट होगा। ठीक, तो आर से अगर मेरा रिएक्टेंट बना तो एक हीट मेरा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो डेल्टा एच मेरा यहाँ पर इस कंडीशन में हो जाएगा, मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, वैसे ही इसके केस में जो हो जाएगा मेरा, आर से पी बन रहा है तो यहाँ पर मैं हीट दे रहा हूँ। ठीक, तो मेरे इसमें डेल्टा एच जो है मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये बातें आपको नॉर्मल है, ठीक है, आपको ये बातें समझ आ गई। ठीक, अब इसमें जो इक्वेशन है मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो जो मेरा डेल्टा एच है वो मेरा क्या होगा यहाँ पर। ठीक, ये तो आपको पता है इसमें भी, और इसमें भी आपको यही बात पता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा इसमें। पर टोटल एनर्जी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, वैसे यहाँ पर भी टोटल एनर्जी का वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो डेल्टा एच यानी कि नेगेटिव है, ठीक है, तो एच पी माइनस एच आर जो है वो लेस देन मेरा ज़ीरो है, और एच पी माइनस एच आर जो है, या ई पी माइनस ई आर जो है, ठीक है, वो मेरा मोर देन ज़ीरो, क्योंकि एच मेरा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको देखना है, आपको आपको मैं ट्रिक इसमें बताता हूँ कि अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आपको ग्राफ आ जाता है, आपसे पूछता है कि कौन सा रिएक्शन है, पहले तो आपसे ये पूछेगा, तो आपको पता देखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको एक्सोथर्मिक में ये चीज़ ध्यान देनी है कि एक्सोथर्मिक वाले में जो आपका एच आर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू एच पी। ठीक, तो आपका ये इसमें ट्रिक रहेगा, कि ट्रिक इसमें क्या रहेगा देखने के लिए कि एच आर जो है वो मेरा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू एच पी, पहला। ठीक, और ईए ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मेरा कम रहेगा एज कम्पेयर टू ईए ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा। ये दो चीज से मैं पता कर सकता हूँ कि कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक है। ये मेरा ट्रिक हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक निकालने के लिए। ओके, ये बातें थी इसमें, और इसके बाद में और चीजें हम देखते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी पे थोड़ा एक दो और चीजें हम ध्यान देते हैं कि अगर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, तो जो फ्रैक्शन है, ठीक है, ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है ना, विल बी लार्ज, यानी कि वेरी फास्ट रिएक्शन। अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही है और रिएक्शन हो जा रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड में एक्टिवेशन एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही है, तो उसमें जो इफेक्टिव कोलिजन उसका फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो बहुत फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, लो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, तो यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है वो विल बी लार्ज, इसमें वेरी लार्ज था, इसमें लार्ज होगा। ठीक है, तो ये भी मेरा फास्ट रिएक्शन हो गया, है ना, कि जितना लो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लगी नहीं रही है वो बहुत फास्ट रिएक्शन, और उसमें थोड़ा जिसमें कम लग रहा है वो मेरा बहुत मतलब वो फास्ट रिएक्शन हो गया। अब जिसमें मेरा हाई एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है, ठीक है, तो उसमें जो मेरा है जो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, जो एफ से मैं उसको डिनोट करता हूँ, वो मेरा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही वो स्लो रिएक्शन हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई, है ना। तो जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कैसे होता है, एक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मैंने आपको ग्रा एक ये बता दिया। अब एक क्वेश्चन और जो आपके पीवाईक्यूज में है, ठीक है, इसको मैं ट्रिक के फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ कि आपका ट्रिक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एनी आपको अगर पूछता है हर 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर पे किस तरीके से वो इफेक्ट करता है, टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट पे आपका किस तरीके से इफेक्ट करता है, वो चीज़ आपको मैं पीवाईक्यू में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 10 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो मेरा कितना ज़्यादा रेट में डिफरेंस आएगा, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन मेरा बढ़ेगी, वो मैं बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के थ्रू में। ठीक है, तो टू की पावर एन, ठीक, और एन क्या है मेरा यहाँ पर, टेम्परेचर डिफरेंस बाय 10।
टू द पावर एन टेम्परेचर डिफरेंस बाय 10। अगर मैं आपसे बोलूँ, मान के चलो कि 10 डिग्री किसी भी एक टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, 10 डिग्री मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। ये सीरी स्टॉप। There's nothing to stop here. Check if the device is on your। देखो इस ट्रिक में, ठीक है, इसका एक आपका पीवाईक्यू आया हुआ है इसमें कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, द रेट इज डबल्ड, ठीक है, द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम इतना से इतना, तो व्हाट इज द रेट कितना हो जाता है, तो आप यहाँ पर वही चीज लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, टू की पावर एन। अब एन मेरा टेम्परेचर डिफरेंस होता था, तो 100 - 10 अपॉन 10, तो इससे मेरा कितना आ गया, एन की वैल्यू 9 आ गई, तो टू की पावर 9 कितना होता है मेरा, 512, ठीक है। ये आपने आराम से बना लिया सवाल, ठीक। अब इसके बाद में आपका 2021 का सवाल है ये कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो है मेरा, ठीक है, वो मेरा इतना दिया हुआ है और मेरा ये इतना दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि ग्राफ कौन सा सही है, ठीक। तो ग्राफ कौन सा सही है, आपको ये चीज देखना है। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन और आपको एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है इतना, ठीक। तो आपको पता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखने हैं इसमें। तो आप देखिए, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आपको नेगेटिव दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन अगर आपको नेगेटिव है, तो आपको बात क्या पता है कि डेल्टा एच कब नेगेटिव होता है मेरा, एक्सोथर्मिक के केस में। अब एक्सोथर्मिक हमने ग्राफ किस तरीके से हमने देखा था, चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक्सोथर्मिक में हमने ग्राफ देखा था, देखो ऐसा, एच आर जो है मेरा, ये ऑफ रिएक्टेंट जो है मेरा कम है और एज कम्पेयर टू ये ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन है, ठीक। तो मुझे इस तरीके का एक ग्राफ देखना है, इस तरीके का। तो इसमें देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, जिसमें मेरा आर ऊपर रहे और मेरा पी नीचे रहे, ठीक है, मेरे को इस तरीके का देखना है, तो इसमें तो आर नीचे है, तो ये मेरा नहीं हो सकता। अब ये दोनों दोनों के बराबर है, तो ये भी मेरा नहीं हो सकता, ठीक। तीसरा, फिर ये मेरा आर नीचे है, पी मेरा ऊपर, ये भी मेरा नहीं हो सकता। तो जिसमें आर नीचे, आर ऊपर और ये नीचे, तो ये मेरा यही एक दिख रहा है। तो आप इसको नॉर्मल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी आप बना सकते हैं। आप देख रहे हैं, आपको कुछ नया आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है एंथैल्पी, यानी कि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में इस तरीके का ग्राफ बनता है, इसमें आर ऊपर होता है और पी मेरा नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ तो मेरे एक ही में दिख रहा है, बस सेकंड वाले में, तो आप बोलेंगे ये तो सेकंड वाला हो गया, ठीक। वैसे ही और भी ग्राफिकल क्वेश्चन है। अब आपका इसमें आया था कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग केमिकल एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टर्ड, ठीक है। अगर मैं कैटलिस्ट डालूं, तो आपको बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती घटती है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी मेरी होगी चेंज, ओके। इसके बाद में, इसके आपका एक और है सवाल, आप देखिए, जेड ए बी क्या था मेरा, मैंने आपको बताया था, ये आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है, ठीक है। तो आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताता है, तो आपका ये हो जाएगा बी, ठीक है। जेड ए बी मेरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है ना ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद में आता है मेरा वापस से ग्राफ का एक और सवाल, देखो। अब क्या है ये वाला सवाल, देखिए आप, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक, जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी ए दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को दिया हुआ है, यानी कि मुझे क्या पता है, ये तो मेरा पॉजिटिव है, ठीक, ये मुझे पता है। तो जब मेरा डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो आप फिर वापस से ग्राफ पे जाइए, इस तरीके से ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है मेरा एंडो में, ये मेरा रिएक्टेंट है, मेरा प्रोडक्ट है, तो ये इसका ई ए हो गया और ये इसका ई ए हो गया, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मेरा ई ए क्या हो सकता है, तो ये मेरा मोर देन एच होगा ना, ई ए की वैल्यू मेरा मोर देन एच होगा। कैसे होगा मेरा, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए कि, देखिए, तो यहाँ पर ये जो आप देखिए, अब ग्राफ्स के हिसाब से देखिएगा ना, ये ऐसे करके ये हो गया, ठीक है, ये मेरा डेल्टा एच है और ये मेरा ई ए है ऑफ द रिएक्टेंट और मेरा ई ए ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। तो डेल्टा एच प्लस ई ए गिव्स माय दिस, ठीक है। तो ये मेरा डेल्टा एच से ज़्यादा है ना, क्योंकि इसमें यहाँ पर प्रोडक्ट का भी रिएक्शन इसमें हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एच से मेरा ज़्यादा है, तो ये आएगा क्या, मोर देन डेल्टा एच। तो ये बात आपको समझ आ गई आराम से, आप ये इसमें क्वेश्चन बना लेंगे। तो आपको ये बस चीज़ें ध्यान देनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। अगर आपका एक्सो है, तो ये आपका ये ऊपर ऐसे रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा ई ए हो गया और ये मेरा डेल्टा एच हो गया और ये मेरा ई ए। तो यहाँ पर क्या होगा, ई ए प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू इज ऑफ, तो इसमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मेरा कम रहेगा मेरा डेल्टा एच से, ठीक है, एक्सो के केस में। वही परी एंडो के केस में क्या होगा कि
ये मेरा एक ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक। तो उसमें क्या होगा, डेल्टा एच जो है वो मेरा कम रहेगा मेरे किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के, ठीक। तो ये बात आपको समझ आ गई, ये आप आसानी से आप बना लेंगे इस तरीके का सवाल, है ना। ये देखो वापस से आया, एक्टिवेशन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना होना चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा एच शुड बी मोर एज कम्पेयर टू ई। तो यही है कि लेस देन आपका एक्टिवेशन एनर्जी कितना होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको इससे आप अब देखो, आपको ये डेल्टा एच के बारे में नहीं पूछा, आपसे ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में पूछा, तो फिर आप ऐसे ही बनाएंगे यहाँ पर। आपको पता है ईए ऑफ रिएक्टेंट और ये मेरा ईए ऑफ प्रोडक्ट है, तो ईए ऑफ रिएक्टेंट तो मेरा कम है ना एज कम्पेयर टू ईए ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से इस सवाल को बना रहे, मैंने आप मेरे ट्रिक्स के थ्रू में, ठीक। तो आप यही था, ठीक है। आपको मैंने ट्रिक बता दिया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में, आप इस ये वाले जो 2 की पावर n वाला आपने ट्रिक देख लिया, उसमें से आप सवाल बना लेंगे। तो पीवाईक्यू के मोस्टली सवाल आप आराम से बना लेंगे। और आप क्वेश्चन देखिए, और आप बहुत सारे सवाल पहले आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, फिर एनसीईआरटी आपको सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के मतलब मोस्टली क्वेश्चन तो मैं करवा देता हूँ क्लास में। और आपके मतलब और एनसीईआरटी जो इंडेक्स के सवाल है वो सब देखेंगे। उसके बाद में आप पीवाईक्यूज ने आप आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आप कोई भी कहीं के भी आप मॉड्यूल्स बनाइए, कहीं के भी आप क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 खत्म हुआ इस चैप्टर के साथ में। हमने सॉल्यूशन निपटा लिया, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निपटा लिया, हमने केमिकल काइनेटिक्स निपटा लिया, ठीक। ये हमने खत्म कर लिया। अब इसके बाद में हिमांशु सर अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा आपको एकदम बेसिक से, बिना रटाए, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा चीज़ है कि आपको कहीं कहीं रट्टाफिकेशन चाहिए और कहीं कहीं आपको समझने की चीज़ है। अगर आप periodicity आपको आता है, आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है, तो आप पी बॉक वो सब तो और अच्छे आसानी से कर सकते हैं। आज के बाद का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको मैं बहुत अच्छी से कराऊंगा। इनऑर्गेनिक में आपको कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं रहेगा, आपकी पर एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी, ताकि एनसीईआरटी के बीच से भी अगर सवाल बना देना वो, तो आप आराम से बना लो, अरे ये तो मेरे को आता है मेरे नोट्स में, आप आराम से बना लो। उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको हर एक चीज़ आएगा, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है इनऑर्गेनिक में, आप वो बना लोगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इन एकदम लाइन के डेप्थ से निकाल के बना देना, मैं आपको वो भी आप वो बना लोगे, ठीक है। आप हर तरीके का इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन आप बना लोगे, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको आप इंतजार करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया हम इनऑर्गेनिक करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 हमने कर लिया है। इसमें से आप जितने आप क्वेश्चन आप बना लीजिए, कितने भी आप क्वेश्चन बना ले, आपको हर एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे। कुछ ही एक आधा क्वेश्चन हो सकता है तो हो सकता है, ठीक है। वो रेयरिटी तो हर जगह कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। रेयर तो कहीं भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे आपसे, पर मैक्सिमम मतलब 99% क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ में थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो इसके साथ में आपका फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 खत्म हुआ, ओवर, ठीक। आपका फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 खत्म होता हुआ, ठीक है। तो टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद। आप हर तरह के क्वेश्चंस बनाइए, आपसे हर तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।